हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका साथी विजय सिंह सामोता एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ जीएस विजय एजुकेशन काउंसलर ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कैसे हो सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जीएस विजय एजुकेशन ग्रुप सिर्फ स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। 1 से 12वीं तक के स्टूडेंटों की कोई भी समस्या, जैसे 10th के बोर्ड के लिए एसएसटी, 12th के बोर्ड के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासें चलेंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपको फ्री में पूरा कोर्स करवाया जाएगा। विथ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। संभावित जो चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता है कि पेपर जो बनता है उसमें 5 तरह के क्वेश्चन या 5 पैटर्न पे बनता है। एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ ये अवैध होगा। दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति, जिसमें खाली स्थान दिया हुआ होता है, वो उसकी हमें पूर्ति करनी होती है। तीसरा है अति लघुत्रात्मक, यानी कि लघुतात्मक से छोटा, जिसका आंसर एक लाइन में होता है। दूसरा उससे अगला अति लघुत्रात्मक, जो 2 लाइन या 3 लाइन में होता है। फिर दीर्घात्मक क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, वो 50 शब्द के आसपास उनके आंसर होते हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है, जो बोर्ड का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, इन सब को ध्यान में रख कर हमें तैयारी करनी है। पहले के पेपरों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन पेपरों को समझना कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई चैप्टर 4 नंबर का है तो उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, ओनली एक क्वेश्चन आएगा उससे निबंधात्मक। तो अमूमन निबंधात्मक क्वेश्चन अब 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन निबंधात्मक हो गए, एक में क्वेश्चन भी हो सकता है प्लस मानचित्र भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और ब्लूप्रिंट, इन चीज़ों को पहले अपने दिमाग में, माइंड में सेट करें और फिर पढ़ाई को शुरू करें। पढ़ने का आनंद ही अलग होगा। आपको लगेगा नहीं कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। देखो, परीक्षा में बैठने वाले पास सभी, लगभग अमूमन सभी होते, लेकिन आपको पास नहीं होना, टॉप पर जाना। इसीलिए बारीक चीज़ों को, क्योंकि एक स्टूडेंट, अभी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, 10 में से अपने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम कितने लोगों से पीछे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला गलत हो गया तो कितने लोगों से पीछे चले जाएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन होता है, उसमें अमूमन मानचित्र के क्वेश्चन में पूरे नंबर आ सकते हैं या पूरे ही जाएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन में भी तो डिफरेंस जो पैदा होता है स्टूडेंटों के बीच में, तो अमूमन ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान पूर्ति और अति लघुत्रात्मक, इन 3 पैटर्न के क्वेश्चनों में ही स्टूडेंटों में गैप पैदा होता है।
या डिफरेंस पैदा होता है। तो मैं आपको हर चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स सिलेबस करवाएंगे। स्पीड अपने को लेनी नहीं है। एग्ज़ाम तक चाहे एक बार कोर्स हो चाहे 5 बार हो, चलता रहेगा। आपको निराश नहीं होना है। एसएसटी है, 4 किताबें हैं, है थोड़ी लेंथी, लेकिन उसकी आप टेंशन मत, उसके लिए मैं हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे 10th एसएसटी के बारे में। 10th एसएसटी में 4 बुक हैं, सभी को पता है। एक हिस्ट्री की, भारतीय एवं समकालीन विश्व भाग 2, एक लोकतांत्रिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस की है, एक ज्योग्राफी है और एक इकोनॉमिक्स से संबंधित। चारों किताब या चारों बुक के नंबर डिवाइडेशन 6 में, चारों किताबों में ही, चारों किताबें 20-20 नंबर हैं, उनके डिवाइडेशन हुआ है। 4 बुक 20 नंबर, तो 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर के आपके सतना। तो तैयारी सब करते हैं, लेकिन टेक्निक कौन अपनाता है? टेक्निक कौन अपना रहा है, सफल वो हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले ब्लूप्रिंट, बोर्ड अगर ब्लूप्रिंट जारी करता, अभी तो शायद जारी नहीं किया होगा, ब्लूप्रिंट जारी करता, ब्लूप्रिंट में आपको क्लियरिटी ही पता चल जाएगी कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा, कौन से क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा। तो अगर ये आपने माइंड सेट कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस दिमाग में है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। आज हम उसके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के अंदर 3 यूनिट्स या 3 खंड रखे हैं बोर्ड ने। 3 खंड में 5 चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर बोल दो, पार्ट बोल दो, 5 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर 4 नंबर का है, तो 500 चैप्टर 20 नंबर के हो गए। पहले खंड में उन्होंने रखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तीसरा जो सेकंड यूनिट है उसमें है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसी यूनिट में है चौथा, जो है आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण का युग। फिर थर्ड यूनिट में उन्होंने एक चैप्टर रखा है, 4 नंबर का है, मुद्रण, संस्कृति, प्रेस वगैरह के बारे में उसकी जानकारी है। तो एक जनरल आइडिया, अगर हम पिछले पेपरों का एनालिसिस करें तो हमें एक जनरल आइडिया लग सकता है कि कहाँ से पहले उन्होंने कहाँ से कौन से क्वेश्चन उठाए हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं। आप टेंशन मत लो, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 3 साल के पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। मैं खुद भी एनालिसिस करूँगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन, किस हिसाब से, या एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने के पीछे क्या सोच है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है उसके पीछे उसकी क्या सोच है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अपने सभी 5 फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी ध्यान में रखता है, और जो उन्होंने भाव या उद्देश्य डाले हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ये जो 4 उद्देश्य डाले उनको भी ध्यान में रखता है। प्लस एग्जामिनर पिछले पेपरों को भी
एनालिसिस करता है, पिछले पेपरों का एनालिसिस करके ही वो पेपर बनाता है। तो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, यही हमें बाद में एग्ज़ाम में परेशान करते हैं। तो आप टेंशन फ्री रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेहनत करो। मैं आपको एक एक लाइन क्लियर करवाऊँगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिनों में 5-10 दिन के अंदर मेरी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन या जो आए हुए पिछले 2-3 ईयर के पेपर हैं वो मैं अभी 2 दिन में या 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, जो पिछले 3 सालों में जो पेपर आए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें दिमाग में रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अवॉइड करते थे, ये हमें बहुत पीछे ले जाते। तो आज हम जिस टॉपिक पर, हम हिस्ट्री के टॉपिक पे भारत और समकालीन विश्व भाग 2 भाग फर्स्ट 9th में, 9th वालों से मेरी यही गुजारिश है कि वो 9th में भी अच्छी तैयारी करें। 10th में उनको फिर ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो हम जिस चैप्टर पे चर्चा करेंगे वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं या हमें समझना है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। पहला ही वर्ड है राष्ट्रवाद, क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या है। तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव की भावना, जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता की भावना, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि एक से विचार हो, अब भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक रीति रिवाज, उनमें एकता की भावना हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं लोग, प्रेम करते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधा सा अगर सिंपल भाषा में है, राष्ट्र से प्रेम करना राष्ट्रवाद है। तो अब इसमें अब राष्ट्र किसको कहेंगे, तो एक शॉर्ट में अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। राष्ट्र में उन लोगों का समूह है जो परंपराओं, समान सोच, समान भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साझा विश्वास, जैसे सभी में विश्वास हो, एक भौगोलिक क्षेत्र हो, यानी कि एक भूखंड हो, भौगोलिक भूखंड हो। राष्ट्र के लिए कंपल्सरी है कि एक भौगोलिक भूखंड हो, इतिहास हो उनका साझा, एक समान विचारधारा हो, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, एक संस्कृति, धर्म, जाति। तो अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो अब हमने देखा राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्र के बारे में हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। तो हमारे चैप्टर में जो 10th के चैप्टर में जो दे रखा है बोर्ड ने, वो दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 5-7 टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, तो हम उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, तो उस क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना आदि का लगाव हुआ। लोग एक दूसरे से जुड़ने लग गए, एक दूसरे के निकट आने लग गए। इस तरह यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो हम यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या कारण हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। 1857 की क्रांति, यहाँ से अमूमन राष्ट्रवाद की अभिलाषा भारतीयों में प्रकट हुई थी। धीरे धीरे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते गए। फिर इस को आगे बढ़ाने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इससे पहले कोई बड़ा संगठन नहीं था। 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई, इसके बाद में कांग्रेस ने हर प्रांत, हर जगह, हर मतलब देश के हर कोने में जाकर लोगों में जागृति पैदा करने का काम किया। इसी बीच 1915 में एक शख्स या एक व्यक्तित्व की एंट्री होती है इंडिया में, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक सफल प्रयोग किया था सत्याग्रह का, जो नस्ल भेद आंदोलन था, उसका सफल नेतृत्व किया। अहिंसात्मक आंदोलन था और उसमें महात्मा गांधी को सफलता मिली। तो 1915 में महात्मा गांधी की भारत में एंट्री हुई। अब हमारे टॉपिक में दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसे भारतीयों में राष्ट्रीयता का या राष्ट्र भावना का विकास हुआ। 1919 के बाद में देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में नए नए इलाके, नए नए सामाजिक समूह शामिल होने लगे। जैसे 1919 में जो युद्ध समाप्त हुआ 1918-19 में, तो उसके बाद में लोग नए नए समूह, सामाजिक समूह या संगठन, छोटे मोटे संगठन संघर्ष में शामिल होने लग गए। युद्ध कोई सा भी युद्ध हो, आर्थिक सामाजिक सभी तरह से हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाला। इसमें रक्षा बजट यानी कि जो सेना पर व्यय हुआ था वो बजट ज़्यादा था। इस कारण उसकी भरपाई करने के लिए किसानों पर कर थे उनको बढ़ा दिया गया, नए सीमा शुल्क लागू कर दिए, नए आयकर लगाए गए। तो इससे लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और इससे 1913 से 1918 के बीच में जो अर्थव्यवस्था थी, यह जो
डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, इन कीमतें, वस्तु की कीमतें दुगनी हो गई, कई गुना कीमत बढ़ गई। तो लोगों को सोचने को मजबूर किया। इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रामीण इलाकों से जबरन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी, जिससे ग्रामीण इलाकों में असंतोष फैल गया। 1918 और 1918 से 1920 से 1921 के बीच में ग्रामीण इलाकों, बहुत सारे इलाकों में फसल खराब हो गई, तो वो ऋण देने या कर चुकाने में असफल थे। उसी समय फ्लू महामारी फैल गई। तो 2021 की जनगणना के अनुसार, जो सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 2021 में। जनगणना के अनुसार भूख और फ्लू नामक महामारी से 1,20,000 से 1,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो लोगों, प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग निकट आने लग गए, एक दूसरे के संपर्क में आने लग गए, आर्थिक स्थिति का पता चलने लग गया। तो ये सब चीज़ें प्रथम विश्व युद्ध के समय घटित हुई। मतलब युद्ध खत्म हो गया, लेकिन लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। यानी कि युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों की मुसीबतें दुगनी चौगुनी हो गई। तो फिर भारत में एक नए नेता की एंट्री होती है, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी। तो अब महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और उन्होंने अहिंसा के बल पर ही या सत्याग्रह के बल पर ही दक्षिण अफ्रीका में सफल आंदोलन को सफल किया था। तो वो महात्मा गांधी उसी को इंडिया में लागू करना चाहते थे, इसी से जन आंदोलन चलाना चाहते थे, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह का शाब्दिक है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि जो सत्य है उसके लिए आग्रह करना, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी का विचार था कि अगर आपको अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करना है, तो हिंसा से नहीं, अहिंसा का माध्यम अपनाना होगा। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह करना है। अहिंसा को महात्मा गांधी ने भारतीयों के एकता के सूत्र में बांध सकता। महात्मा गांधी को पता था कि अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इसी बीच महात्मा गांधी ने कुछ सत्याग्रह के सफल प्रयोग भी किए। उन्होंने पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया। वहाँ पर एक कृषि प्रणाली थी, 3 खटिया प्रणाली, तो उससे किसान परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने उनका साथ देते हुए सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया और वो सफल रहा। दूसरा उन्होंने जो प्रयोग किया वो किया खेड़ा, ये भी 1917 में था। खेड़ा में महामारी फैल गई थी उस वजह से, और फसल खराब होने की वजह से कर चुकाने में वो असमर्थ थे। तो महात्मा गांधी ने वहाँ भी 1917 में एक सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1918 में अहमदाबाद मिल या सूती कपड़ा कारखाने में बोनस संबंधी विवाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, तो वो सत्याग्रह भी सफल
रहा। तो महात्मा गांधी ने पहले ही बता दिया था कि अहिंसा से ही पूरे देश को एकता में बांध सकते हैं, हिंसा से नहीं। अब इसी बीच एक एक्ट आया, रोलेट एक्ट। यहाँ से रोलेट एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि रोलेट एक्ट 1919 में आया तो महात्मा गांधी वैसे ही उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने 3 सफल सत्याग्रह प्रयोग किए और तीनों सफल रहे। उन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में भी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, वो भी राष्ट्रव्यापी। इसमें रोलेट एक्ट क्या था, पहले हमें इसको समझना है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 1919 में आया था। रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें बिना मुकदमा चलाए राजनीति या गैर राजनीतिक लोगों को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी कोर्ट की इजाज़त के। एक दमनकारी कानून था। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में इसे पारित कर दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो भी राजनीतिक हड़ताल या अन्य जो अहिंसक आंदोलन है उनको कुचलने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसमें शहरों में रैलियाँ, विभिन्न शहरों में रैलियाँ निकाली गई, रेलवे वर्कशॉप का हड़ताल पर चले गए, विद्यार्थी अपने स्कूलों से या कॉलेजों में नहीं गए, संचार व्यवस्था भंग हो गई। तो इन सब को देखकर अंग्रेज घबरा गए। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। इसमें ये एक था कि मैन जो लीडर था वो महात्मा गांधी था, तो महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश के लिए रोक लगा दिया गया। और 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, तो उन पर भी पुलिस ने बर्बरता से गोलियां चला दी। इसके बाद जो ये घटना घटित हुई, इसके बाद लोगों में गुस्सा फूट गए और उसने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन आदि पर तोड़फोड़ या हमला कर दिया। तो इन सब के बावजूद देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, 5 आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसकी कमान, जो मार्शल लॉ लागू किया गया था, इसकी कमान जनरल डायर को दी गई, जो सैन्य अधिकारी था जनरल डायर, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई। पंजाब में अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। तो वहाँ पे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन बैसाखी का पर्व था, तो लोग वहाँ शिरकत करने मैदान में आए। पर्व था, मेला लगा, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो सरकार को लगा कि ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो जलियांवाला बाग की जो स्थिति थी वो बहुत ही संकड़े रास्ते थे, जिन्होंने जनरल डायर ने अपनी सेना सहित वहाँ प्रवेश किया और रास्तों को बंद कर दिया। और सारे रास्तों को बंद करने के बाद में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए।
सत्याग्रहियों को इस बात का गहरा आघात लगा। जैसे जैसे सत्याग्रह, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे भारत में फैली, तो उत्तर भारत में भी लोग सड़कों पे उतर आए, तोड़ फोड़ की, सरकारी संपत्तियों की तोड़ फोड़ की, और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उनको मतलब कई प्रकार की यातनाएं दी गई। इन सब के बावजूद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। सत्याग्रह, रोलेट एक्ट आंदोलन वृहद स्तर पर स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी ये शहरों और कस्बों तक ही था, गांवों में नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडिया के हर कोने में ये आंदोलन पहुंचे, हर समुदाय एक दूसरे के निकट आए। जैसे महात्मा गांधी को लगने लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना आंदोलन चलाना संभव नहीं है। उसी समय खिलाफत का मुद्दा उठा। तुर्की के सुल्तान तुर्की पर अधिकार कर लिया, और आध्यात्मिक नेता ऑटोनोमस सम्राट पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोप दी। तो मुस्लिम समुदाय में खिलाफा जो तुर्की का था वो बहुत ही सम्माननीय था। तो इस खिलाफत जो वहाँ तुर्की में हुआ, इसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय में बहुत रोष व्याप्त था। तो महात्मा गांधी ने इस चीज मुसलमानों की इस भावना को ध्यान में रखते हुए एक साथ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 1919 में बम्बई में खिलाफत आंदोलन समिति का गठन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली मंदू ने भाग लिया। साथ साथ कई मुसलमान नेता भी आए। महात्मा गांधी इसी मौके की तलाश में थे कि दोनों समुदाय एक साथ आए तो ही आंदोलन सफल हो सकता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग करेंगे। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें खिलाफत आंदोलन के लिए कांग्रेस या अन्य नेता राजी हुए? तो वो था सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए असहयोग, यानी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन भी चले, उसको भी आगे बढ़े, उसके साथ एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो अब हम देखेंगे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों शुरू करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी, उसमें कहा है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, उन्हीं के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारत के लोग इनको सहयोग नहीं करेंगे तो ये साम्राज्य ढह जाएगा। ये बात महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज्य जो 1909 में प्रकाशित हुई थी उसमें कहा था। तो गांधी जी ने ये विचार किया है कि आंदोलन को कैसे बनाया जाए। गांधी जी ने सुझाव दिया कि चरणबद्ध तरीके से सभी लोग इस पसोपेश में थे कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए। तो यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम लोगों को जो सरकारी पदवी मिली है वो वापस लौटा दें।
पहला। दूसरा है सेना, पुलिस, अस्पताल, विधायक परिषद, स्कूलों का बहिष्कार किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी शौकत अली आंदोलन की शुरुआत समर्थन जुटाने के लिए, यानी कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों के लिए सहयोग जुटाने के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली ने भारत का देश भर का भ्रमण किया। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे प्रस्तावक शंकित थे कि नवंबर 2020 के अंदर जो विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, चुनावों का बहिष्कार करने में वो हिचकिचा रहे थे। विधान परिषद के चुनाव कब होने वाले थे? 1920 में। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि उन चुनावों का बहिष्कार हो, लेकिन कांग्रेसी इससे शंकित थे। उन्हें भय था कि कहीं हिंसा न हो जाए। लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस में दो गुट बन गए। एक आंदोलन चलाने के पक्ष में था, दूसरा आंदोलन ना चलाने के पक्ष में था। सहमति बन नहीं पा रही थी। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, जिसमें असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिल गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर प्लस अति लघुतरात्मक प्लस रिक्त स्थान पूर्ति की असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति या मोहर किस अधिवेशन में लगी थी? तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिली थी। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाने लग गए। स्टूडेंटों ने स्कूलों का बहिष्कार कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं को पूरी तरह बैन कर दिया, उनका बहिष्कार किया गया। तो इस तरह ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जनवरी 1921 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। समाज में जो भी सामूहिक या अपने गुट थे, उनने सभी ने हिस्सा लिया। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन सब ने स्वराज्य के लिए आह्वान किया। सबका मकसद था स्वतंत्रता, लेकिन सभी के अर्थ भिन्न भिन्न थे। सबके अर्थ अपने अपने हिसाब से अर्थ थे। तो दोस्तों, आज हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बीज 1857 क्रांति में दिखे। इसके बाद हम जो हमारे सिलेबस में है महात्मा गांधी की एंट्री से, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना कि क्या कैसे हालत हो गई। उसके बाद में सत्याग्रह के बारे में जाना, रोलेट एक्ट के बारे में हमने जाना, और फिर असहयोग आंदोलन की हमने शुरुआत कर दी, जो जनवरी 1921 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों की डेट एक है, शुरू हो गए। अब आगे की जो चर्चा है, ये आंदोलन किस तरह चला, ग्रामीण इलाकों में किस तरह, शहरी इलाकों में किस तरह, क्या क्या घटनाएं हुई, किस घटना की वजह से इसको फिर बंद करना पड़ा, अब हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तैयारी करो, मुझ पर विश्वास रखो। SST में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, और आप भी प्रयास करो। चैनल को शेयर करो स्टूडेंटों के पास,
अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको उज्जवल भविष्य की कामना और अभी से तैयारी में जुट जाओ। हम टेक्निक यूज लेंगे। आज पढ़ने में पढ़ते हम वही हैं, एक बिना टेक्निक के पढ़ता है वो भी पूरा सिलेबस पूरे चैप्टर पढ़ता है, एक थोड़ा टेक्निक से पढ़ता है उसको टाइम कम लगता है और वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है। तो अब हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ ही दिनों में आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम से जुड़ो और आपकी रिक्वेस्ट से ही मैं लाइव कोर्स स्टार्ट करूँगा। आप कितने पढ़ाई के लिए सचेत हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूं। धन्यवाद। और कोई बात हो तो कमेंट कर देना। खुश रहो, मस्त रहो और अच्छी तरह पढ़ाई करो। मैं आपके साथ हूँ।